दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया में तुर्की का एक सीरियल बड़ी तेजी के साथ मशहूर हो रहा है, जिसे कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने तैयार करवाया है। और ये सीरियल है दिरलिस अर्तगल, जो कि एक सच्ची कहानी पर बनाया गया है। कौन था ये अर्तगल गाजी और अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब इस सीरियल से क्यों डर रहे हैं और आखिर उन्होंने इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया हुआ है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल इसकी शुरुआत होती है 13वीं सदी से, जब चंगेज खान की मंगोली सेना पूरी दुनिया में लूटमार करती हुई मुसलमानों और यूरोप के कई मुल्कों को फतेह कर रही थी। मंगोल ऐसे वहशी दरिंदे थे जो जहाँ भी जाते थे खून की नदियाँ बहा देते थे। न बच्चों का ख्याल, न बूढ़ों का लिहाज और न ही औरतों को छोड़ते थे। हर जगह तबाही फैलाना इनका मकसद था। जब ये मंगोल ख्वारिज्म के इलाके तक पहुँचे तो यहाँ एक कबीला था जो इस इलाके को छोड़कर वहाँ से भागा। उस कबीले का नाम था काई कबीला और इस कबीले का सरदार था सुलेमान शाह। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे। तीसरे नंबर का बेटा था अर्तगल गाजी और ये ड्रामा सीरीज इसी बहादुर योद्धा पर बना है। सल्जोकी सल्तनत की शहजादी हलीमा सुल्तान और उसके बाप और भाई को ईसाइयों ने कैद कर लिया था। जंगल के रास्ते से जब ईसाई इन्हें महल लेकर जा रहे थे तब इन लोगों का सामना अर्तगल गाजी से हो जाता है, जिसके बाद अर्तगल उन ईसाइयों को मौत की नींद सुला देता है और शहजादी हलीमा उसके बाप और भाई को आजाद कराकर अपने कबीले ले आता है। बस यहीं से शुरुआत होती है इस दिलेर इंसान अर्तगल गाजी की। इस घटना के बाद काई कबीले पर ईसाइयों की तरफ से तरह तरह की परेशानियां आने लगी, लेकिन अर्तगल गाजी ने बड़ी ही समझदारी और बहादुरी से हर परेशानी को दूर कर डाला। अर्तगल गाजी ने कई इलाके फतेह किए और इन पर राज किया। इसके बाद इनके बेटे, जिसका नाम उस्मान था, वो बहुत इंसाफ पसंद और एक सच्चा मुसलमान था। उस्मान ने खिलाफत उस्मानिया कायम की। खिलाफत उस्मानिया अर्तगल गाजी के ख्वाब की ताबीर थी। इस सल्तनत ने 625 साल तक हुकूमत की। अर्तगल गाजी के छोटे बेटे उस्मान ने अर्तगल गाजी की मौत के बाद उनकी जगह ली। उस्मान भी अपने बाप की ही तरह बहादुर, इंसाफ पसंद और सच्चे मुसलमान थे। उस्मान ने खिलाफत को जिंदा करने का फैसला किया और खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी। इस वक्त खाना काबा और मदीना मुनव्वरा का कंट्रोल भी इन्हीं के पास था और लगभग 40 देशों पर खिलाफत उस्मानिया का कंट्रोल था। लेकिन फिर 600 साल बाद ये सल्तनत उस्मानिया बुराइयों और कमजोरियों का शिकार होने लगी और 1923 में इस सल्तनत को एकदम से खत्म कर दिया गया। उस वक्त इसका सुल्तान वहीदुद्दीन था, जिसे साजिश के तहत देश से निकाल दिया गया। जब पहला विश्व युद्ध हुआ तब दुनिया 2 हिस्सों में बट गई, जिनमें से कुछ देश ब्रिटेन के साथ थे, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड, रूस, इटली और इसके अलावा और भी कई देश शामिल थे। जबकि दूसरी तरफ तुर्क थे, जिनका साथ जर्मनी वगैरह दे रहे थे और वो अपनी खिलाफत को बचाने के लिए जोर लगा रहे थे। इस युद्ध में पहले 3 साल तक खिलाफत उस्मानिया वालों को फतेह मिलती रही, लेकिन फिर जब ये माली तौर पर कमजोर हुए तो जंग हारने लगे और कमजोर होते गए। इसके बाद एक समझौता हुआ, ये जंग बंदी का समझौता था और खिलाफत उस्मानिया का खात्मा इसी समझौते की वजह से हुआ। उस वक्त 40 देश खिलाफत उस्मानिया में शामिल थे और वो अलग हो गए, जिसमें सऊदी अरब, इराक, मिस्र वगैरह शामिल थे। इस तरह तुर्क से मक्का मदीना का कंट्रोल भी हाथ से निकल गया। मगर जब मक्का मदीना में कोई भी तब्दीली होती है तो तुर्क एक एक पत्थर को अपने यहाँ ले जाते हैं और इस्तांबुल में जाकर रखते हैं, ताकि तुर्की के लोग और उनकी कौम ये याद रखे कि ये जिम्मेदारी तुर्कों के पास हुआ करती थी और वो चाहते हैं कि ये मेजबानी उन्हें फिर से मिले। अब बात करते हैं समझौते की। उस वक्त अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने जबरदस्ती तुर्की के सुल्तान को घेर कर एक समझौता किया कि अगर अपनी सल्तनत को हमसे बचाना चाहते हो तो हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी, और इसी के तहत 100 साल का समझौता हुआ। ये समझौता लोजान में हुआ, जो कि स्विट्जरलैंड का एक इलाका है, इसीलिए इसे लोजान समझौता कहा जाता है। इस समझौते की शर्तें थी कि तुर्की का सुल्तान इस्तीफा दे और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। खिलाफत को वापस कायम करने पर पाबंदी लगा दी गई और सबसे बड़ी और घातक शर्त तो ये थी कि अब 100 साल तक तुर्की अपनी जमीन से तेल और गैस नहीं निकाल सकेगा और तुर्की को तेल और गैस वगैरह दूसरे देशों से ही खरीदना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा मसला था। इसके अलावा तुर्की के बंदरगाह बोस्फोरस पर भी पाबंदी लगा दी गई। यहाँ से कई जहाज गुजरते हैं, जो कि दुनिया के व्यापार की रीढ़ की हड्डी है। इस समझौते में एक शर्त ये भी थी कि तुर्क इनसे टैक्स वसूल नहीं कर सकते। ये समझौता वर्ल्ड लेवल का था और इसकी ड्यूरेशन 100 साल की थी। ये समझौता जुलाई 1923 में हुआ था, यानी 2023 में तुर्की इस समझौते से आजाद हो जाएगा और आजाद तुर्की बहुत
बहुत कुछ हासिल करना चाहता है, जिससे दुनिया खौफजदा है। अर्तगल गाजी का सीरियल भी इसी मकसद से बनाया गया है कि तुर्क अपना पुराना रुतबा फिर से हासिल करना चाहते हैं। इसके जरिए वो अपने पुराने किरदार को याद करें और अपने रुतबे को याद करें। इसीलिए तैयब एर्दोगान ने फिर से तुर्क को और मुसलमानों को याद दिलाने के लिए ये सीरियल बनवाया है। अमेरिका, यूरोप और तमाम इस्लामिक देश जहाँ पर बादशाहत है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि लोग ये ड्रामा देखें और किरदारों के बारे में जानें और ये ख्वाहिश पालें कि मुसलमान इकट्ठे हों। जब खिलाफत उस्मानिया खत्म हो रही थी तो पूरी दुनिया में किसी भी मुस्लिम मुल्क ने आवाज नहीं उठाई थी, क्योंकि उनको अपने इलाके में बादशाहत मिल रही थी। लेकिन सिर्फ एक मुल्क से आवाज उठाई गई और वो मुल्क था हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के कई लोग तुर्कों का साथ देने वहाँ पर पहुँचे थे और उनकी कब्रें आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। उस वक्त पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में शामिल था और यही वजह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान से तुर्क ज्यादा प्यार करते हैं। अब 100 साल खत्म होने के बाद तुर्की अपना हक मांगने की कोशिश करेंगे और वो इसकी तैयारी भी कर चुके हैं। इससे अमेरिका और इजराइल के साथ साथ सऊदी अरब भी खौफजदा है। तो दोस्तों, अर्तगल गाजी और खिलाफत उस्मानिया के बारे में आपका क्या मानना है? अपनी राय में कमेंट्स में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें।